नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आठ नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना कराने के संकेत दिए हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 1 नवंबर की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि पार्टी एक बड़ी घोषणा करेगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सर्वेक्षण की बात होगी। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने खुद की थी, जिसमें अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के अगले ही दिन एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि तौर तरीकों पर अभी काम किया जाना बाकी है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही इसको लेकर घोषणा कर सकती है। बीजेपी के मुताबिक जब जाति सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी, तब वो बिहार में सरकार का हिस्सा थी। मंगलवार को जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अमित शाह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा था, हम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम पार्टी के भीतर चर्चा कराने के बाद जातीय जनगणना पर उचित निर्णय लेंगे। बीजेपी ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस पर बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। अमित शाह ने बिहार की रैली के दौरान कहा, महागठबंधन इस रिपोर्ट के साथ खुद को ओबीसी के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि जब जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया था, तब बीजेपी राज्य सरकार का हिस्सा थी। सर्वे में मुसलमानों और यादवों की संख्या बढ़ गई है, वहीं ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या कम हो गई थी। ये लालू प्रसाद के दबाव में किया गया है, यानी मोदी से लेकर शाह तक को ये चिंता हो गई है कि अगर ओबीसी के मुद्दे पर हिंदू वोट बढ़ गया तो 2024 में बीजेपी की हार तय है। शायद इस डर की वजह से अब बीजेपी भी जातिगत जनगणना और ओबीसी सर्वे की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अपने हर मंच से ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं, जिससे मोदी और शाह पर इसका दबाव साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान ईडी के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए बुधवार को चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर छवि धूमिल करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में महादेव सट्टेबाजी ऐप मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा के चुनाव विभाग के खिलाफ भी शिकायत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं को बताया है कि चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, हमने आयोग की ईडी के कथित दुरुपयोग के बारे में बताया है। That is why we have turned to the Election Commission, the mega constitutional policeman of this jurisdiction, to put an immediate stop to the activity of the election department of the BJP, the ED. That they will enter wherever they want, they will go to any state they want, they will give any statement they want. We condemn this and we turn to the EC for immediate prompt action. रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में बुधवार को निर्वाचन आयोग का रुख किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसी की मनमानी बंद होनी चाहिए और इसे संरक्षण मिलना चाहिए। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर प्रतिवेदन दिया और ये दावा भी किया कि चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, ताकि कांग्रेस को चुनावी रण में समान अवसरों से उपेक्षित रखा जा सके। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी और कुछ दूसरे नेता शामिल थे। सिंघवी ने इस दौरान कहा, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर से पहले हमने ईसी से मिलने का समय मांगा था। हमने आयोग से शिकायत में कहा कि 18 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप मामले में जांच शुरू की थी। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बघेल ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी और ऐप को बैन करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया। अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी और ईडी नई नई चीजें सामने लाने लगते हैं। केंद्र सरकार ने पहले इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया? उन्हें प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति क्यों चाहिए थी? ईडी कहती है कि गैर कानूनी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए
बाहर से पैसा आ रहा है। आपने अभी तक जांच शुरू नहीं की और चुनाव के समय आरोप लगाने लगे ताकि चुनाव में कांग्रेस का नुकसान हो। ईडी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, आरोप पत्र में उनकी भूमिका साफ नहीं कर पाई है। बता दें, ईडी ने बीते दिनों ये दावा किया था कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कांग्रेस ने आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि अन्य पिछड़े समुदाय यानी कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है और राज्य की जनता इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। बता दें, कांग्रेस ने कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया था कि उसने ईडी को एक ऐसे व्यक्ति के परिसर में भेजा है जो उनके चुनाव खर्च का रिकॉर्ड लिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बुधवार को सुबह दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में पटाखा व्यापारी सुरेश धिंगानी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई किस मामले को लेकर की गई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी को लेकर बघेल ने भी तंज कसा था। इसका मतलब ये प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इस कारण से मेरे जो लोग लेखा जोखा चुनाव का रखते हैं उसके घर में छापा डालें तो ये उसकी बखलाहट है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे, आज फिर महादेव ऐप का जिक्र किया उन्होंने। महादेव ऐप में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव ऐप बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है, प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही, महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मंगलवार यानी कि 7 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि बाकी 70 इलाकों में 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वहां का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सारी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा करते हुए कहा, जो लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं वो अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कन्हैया कुमार मैराथन सभाएं कर रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में ग्वालियर के इंटक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेते हुए कहा, अब वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता माधवराव जी को गाली दे रहे हैं, जो अपने को ग्वालियर का महाराज कहते हैं, वो भी बिक गए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता है, पटवारी भर्ती जैसे घोटाले करके पढ़े लिखे युवाओं का हक छीना जाता है। उन्होंने ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर कहा कि वो नौटंकीबाज है। कन्हैया कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम शिवराज पर भी जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने कहा, इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मान पूर्वक विदाई देने का समय है। इस बार के चुनाव में फोटो और बैनरों से शिवराज सिंह चौहान गायब हैं। वैसे जनता ने शिवराज की विदाई 5 साल पहले ही तय कर दी थी, लेकिन यहाँ घोटालों की सरकार है। अब तक व्यापम घोटाला सुना था, लेकिन यहाँ की सरकार ने विधायक घोटाला कर डाला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सूबे की सत्ता पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा? 5,60,60,925 मतदाता अपना फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद करेंगे। चुनावी पंडितों की माने तो इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना होगा किसके सर जीत का सेहरा सजता है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्राक हर्बल रेमेडीज़ के रूह रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने।
से आए जनाब? मैं मुमरा से, कौसा मुमरा, सिबली नगर से। अच्छा, क्या तारुफ आपका? मेरा नाम अब्दुल बाकी चौधरी और द अखबार न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम था सरकार? मेरे को शुगर और माउथ कैंसर था। अच्छा, शुगर का क्या हाल है सर? शुगर नॉर्मल हो गया है, एकदम नॉर्मल? एकदम नॉर्मल हो गया। और और माउथ का जो है 98% आराम है, 2% बचा। अच्छा, कितने दिनों में आपको ये पूरा मुकम्मल इलाज हो गया? ये 2 महीने में। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9930 4859। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी दवाओं के बारे में? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके हाथों में शिफा रखा है और ये उम्मीद है कि आपसे जो है जितने भी लोग आए सबको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। चलिए, सलाम। वालेकुम। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का 34वां दिन है। इस बीच मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मीटिंग के बाद जारी बयान में इन देशों ने सीज फायर शब्द से परहेज किया। इसकी जगह मानवता के लिए कुछ वक्त रुकने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने एक बार फिर इजरायल को गाजा पर कब्जे से बचने की सलाह दी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन यही बात कह चुके हैं। G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया कि गाजा के लोगों की मदद के लिए रास्ता खोजने होगा। इसके लिए जरूरी है कि कुछ वक्त के लिए जंग थमे। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसमें गाजा में रह रहे लोगों की मदद पर जोर दिया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसके बाद शुरू हुई जंग में दोनों ओर के करीब 10,000 लोगों के मारे जाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। मीटिंग से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमास को इस हाल में पहुंचाना होगा कि वो फिर 7 अक्टूबर जैसा हमला न कर पाए। हालांकि हम चाहते हैं कि गाजा के लोगों को मदद मिले। इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए। इजरायल को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक और अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर एक कर देना चाहिए और शासन की जिम्मेदारी फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जरूरी है कि जंग को पहले खत्म किया जाए। ब्लिंकन ने नेतन्याहू के इस बयान पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा की सिक्योरिटी बेमियादी वक्त तक इजरायली सेना संभालेगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में इजरायल को गाजा पर कब्जे का इरादा त्यागने की सलाह दी गई। हालांकि ये सलाह पहली बार नहीं दी गई है। इसके पहले भी प्रेसिडेंट बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन यही बात कहते रहे हैं। बहरहाल व्हाइट हाउस ने कहा, हमें नहीं लगता कि गाजा पर दोबारा कब्जा इजरायल का सही कदम होगा। इस बयान के मायने इसीलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को 2 बार कहा था कि गाजा की पूरी सिक्योरिटी इजरायल लंबे वक्त तक अपने पास रख सकता है। हम इस मुद्दे पर इजरायल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।